वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। अच्छा जी, ज़रा बात करते हैं लहजों की, अल्फाज की। जो बातें हम दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं उसके पीछे यकीनन कोई ना कोई पर्पस या इंटेंट होती है। आप दूसरे तक अपनी खफगी पहुंचाना चाहते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं, कोई फैक्ट उनको कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उनकी किसी बात को आर्ग्यू करना चाहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे जो मकासद होते हैं उसके लिहाज से आप अपने अल्फाज का इंतखाब करते हैं, मौके का इंतखाब करते हैं, अपनी टोन का इंतखाब करते हैं। कभी लोग कहते हैं ना बटरिंग कर रहे हैं, किसी से कोई बात मनवानी होती है तो पहले उसको ट्रीट करते हैं, अच्छा सा कोई तोहफ़ा देते हैं, उसकी पसंद का खाना बनाते हैं, उसकी पसंद की चाय बनाते हैं और फिर देखते हैं कि यार उससे बात की जा सकती है या नहीं कर जा सकती। तो आपके अल्फाज, कई दफ़ा लोग कहते हैं यार इनको जो ना वो सफारतकारी आती है, वो डिप्लोमेसी का हुनर आता है, इनकी बात सुनने में मीठी होती है लेकिन उसका जो स्टांस है वो बड़ा कड़ा या बड़ा टफ़ होता है। तो क्या ये एक ऐसा स्किल है जो हम सबको आना चाहिए? इसके क्या क्या फ़ायदे या नुकसानात हो सकते हैं? कई लोगों के बारे में आपने ये सुना होगा ना कि वो कहते हैं कि जी मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं ज़बान से मेरी कड़वी है लेकिन मैं दिल का बहुत अच्छा हूँ और मैं तो हमेशा खरी बात करता हूँ। जब भी हम अपने जो ज़बान की तलख़ी होती है ना और अपना अनप्रोफेशनल एटीट्यूड होता है वो इन चीज़ों के पीछे हम छुपाते हैं। कभी कभार खामोशी भी बहुत कुछ कहती है, जैसे कहा जाता है ना नो रिस्पॉन्स इज़ ऑल्सो अ रिस्पॉन्स। सो लेट्स टॉक अबाउट ऑल दीज वेराइटीज़ ऑफ रिस्पॉन्सेस। इसमें क्या नतीजा है, क्या वो चीज़ है जो आप तक कम्युनिकेट की जा रही है और उसको आपने टैकल कैसे करना है। और शायद इस गुफ्तगू में आपको ये भी अंदाज़ा हो कि आपका अपना रवैया क्या है, आपका अपना अंदाज़ क्या है या तरीक़ा वारदात क्या है। तो आइए ज़रा उसको समझने की कोशिश करते हैं। ज़बरदस्त पैनल आज मेरे पास है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी परीसा फ़हीम हमारे साथ हैं, हूँ द फाउंडर ऑफ मेंटल वर्कआउट बाय PA। शी इज़ अ वेलनेस फैसिलिटेटर और आपको बताएंगी कि कई दफ़ा जो बिटवीन द लाइंस बातें होती हैं वो कितनी अहम होती हैं और कई दफ़ा आपका जहन जिन चीज़ों को प्रोसेस नहीं कर पाता लेकिन दूसरे का रवैया, उसकी नॉन वर्बल क्यूज़ अगर आपको अनकंफर्टेबल कर रहे हैं तो इसका मतलब है आपको समझ आ गया है कि ये बात तो मीठी है लेकिन इसका जो असर है वो बड़ा कड़वा है। तो हम जैसे ताने होते हैं या जिसको कहते हैं ना मखमल में लपेट के आपने किसी को स्लैप किया है, तो वो वाली सारी बातें हम इनसे करेंगे। थैंक यू परीसा फॉर बीइंग हियर। आप ही के साथ तशरीफ रखती है फातिमा सुहेल, हु इज़ ऑल्सो अ मॉडल एंड एन एक्टर। अच्छा, एक्टर्स को तो स्क्रिप्ट दिया जाता है, आपको कई लहजे, कई सिचुएशंस को इमेजिन करना पड़ता है, उसी के हिसाब से आपका रवैया होता है। लेकिन इनसे पूछेंगे कि इन्होंने असल ज़िंदगी में भी लोगों को अदाकारी करते हुए देखा है कि बात कुछ और है, होठों पे मुस्कुराहट है, पीछे पीछे आप खंजर लेके घूम रहे हैं कि पलटे तो सही, मैंने इसको मारना है। तो ज़रा इनसे इस तरह की बातें करेंगे। थैंक यू सो मच फातिमा फॉर बीइंग हियर। लास्ट में डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, गुरु सिखाते हैं भाई ये दूसरों को कि अगर आपको किसी ने चपत लगाई है मखमल में लपेट कर तो उसका फिर इलाज क्या है, कब किनारा कशी करनी है, कब जवाब देना है, असल मकसद क्या था। जब आप कंफ्यूज हों कि आपके इर्द गिर्द दोस्त हैं या दुश्मन हैं तो आप इनसे रुजू कर सकते हैं। बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, ज़बरदस्त सलाह देते हैं। डॉक्टर वजाहत काजी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक, सही कहा ना मैंने? बिल्कुल अगर सही हम बोला। कंफ्यूज हों कि यार ये दोस्त है या दुश्मन है तो आपके पास आना चाहिए ना। बिल्कुल, हम या तो उसको इधर कर देंगे या पूरा उधर कर देंगे, यानी समझा देंगे, सही में समझा देंगे कि भाई इससे इस बंदे को कट करना है या इसके साथ लेके चलना है। एग्जैक्टली, आपको पता होना चाहिए ना कि व्हाइट और ब्लैक क्या है। कभी कभी ग्रे एरिया में रहना जो है वो बड़ा पेनफुल रहता है। एब्सोल्युटली। तो वजाहत मुझे बताओ कि मुझे तो आजकल उल्टा मसला लग रहा है। मुझे तो लगता है हमारे यहाँ से लिहाज और इखलाक और एक तरह से वो जो शाइस्तगी होती है ज़बान की वो तो चली गई है। हम तो तैयार ही होते हैं लठ मारने के लिए, यानी ज़रा एवरीबडी इज़ ट्रिगर रेडी। इतने मसाइल है हमारी ज़िंदगी में, कोई कहे कि यहाँ से छेड़ा है, किसी और का गुस्सा भी आप पे उतारने के लिए तैयार रहते हैं। तब तो उल्टा हो गया ना, हम तो पोलाइटली तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो मारना ही चाहते हैं दूसरे के सर पे डंडा। क्या किया जाए? दरअसल अभी ऐसे हम ट्रांजिट टाइम पे हैं जहाँ पे हमने कुछ चीज़ों को जाना है कि गलत है और कुछ नई चीज़ों को सीखने की कोशिश की है। या उनके वर्ड्स या वोकैबुलरीज हमें पता चल गई हैं लेकिन कॉन्सेप्ट्स नहीं पता चल रहे कि बेसिकली उनका नज़रिया क्या है। अब जिस तरह हम पहले कहते थे कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होना इतना अच्छा नहीं है, पहले कहते थे अच्छा है, अब कहते हैं कि इतनी अच्छी बात नहीं है, बल्कि अब थोड़ा मैनिपुलेट करके बात करनी पड़ती है। जब आप किसी को कुछ सिखाते हैं तो वो उसकी सबसे एक्सट्रीम लेवल पे काम करना शुरू कर देता है। जैसे कोई पैसिव आदमी है, हम उससे कहते हैं यू डोंट हैव टू बी अ पैसिव पर्सन एनी मोर बिकॉज ऑफ सो मेनी स्टफ, बी असर्टिव। अब वो असर्टिव बनने के चक्कर में एग्रेसिव बन जाता है। और वो कहता है मुझे तो बताया गया, मेरे राइट्स की बात है और मैं अपने राइट्स को तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा और मैं तो ये कर दूंगा। तो हम कहते हैं भाई थोड़ा हौला हाथ रखो, अपने थर्मोस्टेट को बीच में ला के कहीं सेट करना होता है हर चीज़ में। लेकिन क्या होता है जब हम किसी को सिखाते हैं तो वो ऊपर चला जाता है
और वहाँ पे वायलेशन आती है। इतनी ज़बरदस्त है। कल ना मैं स्टोरी सबको बता रही थी कि इथोपिया का आतिशफशा 11,700 साल बाद फटा है। मैंने कहा हमारे घरों में भी यही हाल है। हमारी अम्मियाँ जो ना 11,000 साल तक खामोश रहती हैं, फिर एक ही दफ़ा आतिशफशा की तरह फटती है। सो व्हाट वी ट्राइंग टू कनेक्ट इज़ कि अगर आप देखो कि हमारी मदर्स की जनरेशन को हमें कहना पड़ता था कि प्लीज़ अपने स्टांस की बात करें, जो आपको पसंद है नापसंद है उसके ऊपर वोकलाइज, उसको वर्बलाइज करें, लेकिन उनकी मजबूरी, उनका प्रेशराइज होना, उनका कॉम्प्रोमाइज़ होना देख देख कर आज की जो नौजवान नस्ल है, चाहे मर्द हो या ख़वातीन हो, वो किसी से दबना नहीं चाहते। वो फट करके जो उनके दिल में है ना वो कह देना चाहते हैं, लेकिन इसके अपने नुकसान आते हैं। इसकी वजह से रवादारी ख़त्म हो रही है, रिश्ते निभाए नहीं जा रहे, चाहे वो प्रोफेशनल रिश्ते हों या फिर पर्सनल रिश्ते हों, बहुत जल्दी अनबन हो जाती है। तो वो शाइस्तगी भी परीसा कहीं ना कहीं लाना तो ज़रूरी है ना। बिल्कुल, बहुत बहुत ज़रूरी है कि हम हम्बल रहें, वी आर ग्राउंडेड। कभी भी हम वो एक तकब्बुर, एक पोजीशन पे आकर के, फॉर एग्जांपल इधर वेज आप जॉब पे देख लें या आप घर पर देख लेंगे, क्योंकि हम बड़े हैं, बड़े छोटों से बात करें या वो एक लहजा बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी बात अपनी कन्वे करें, सामने वाला कितना हर्ट हो रहा है आपको नहीं पता। आजकल ही विल अग्री विद मी, देयर आर मल्टीपल पीपल हु हैव चाइल्डहुड ट्रॉमास। उनके पेरेंट्स ने कोई बात कही हुई होगी, टीचर्स ने, स्कूल में कुछ ऐसा हुआ होगा, वो जो अल्फाज हैं दे स्टे विद यू, वो बहुत बहुत पावरफुल है। फरीसा, कोई गलत बात करता है ना तो हम, जाहिर सी बात है, हमारे अलग अलग रिएक्शंस आते हैं। कभी हमें इतनी ज़्यादती महसूस होती है, हम रोने लगते हैं, कभी हम चीख पड़ते हैं, कभी हम वापस जवाब देते हैं। हमारे बड़ों का या जो एल्डर जनरेशन है, उनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि यार मैं अगर कोई अनरीज़नेबल बात भी कर रहा हूँ ना, तो लिहाज का तकाजा ये है कि हमसे आगे से ज़बान दराजी ना की जाए, हमें पलट कर जवाब ना दिया जाए। क्या जेन ज़ी इन उसूलों की पाबंद है? वो अपने आप को इस पर बांधती है या वो कहती है नहीं भाई मैं नो नॉनसेंस बंदा हूँ? आई थिंक कि जेन ज़ी तो नहीं मानती, एंड पेरेंट्स भी शायद इसीलिए मानते हैं बिकॉज वो एक लर्न बिहेवियर है, उनको बचपन से यही पता है, तो दे ऑल्सो एक्सपेक्ट के बच्चे भी यही करें। बट आई टुडे जेन ज़ी दे नो कि हम ये हाउ मच टू टेक, इससे ज़्यादा इज़ गोइंग टू अफेक्ट मी, इज़ गोइंग टू अफेक्ट माई लाइफ, और ऑब्वियसली मेरा पूरा फ्यूचर अफेक्ट होगा। सो दे आर नॉट ओके विद दिस। फातिमा, मुझे लगता है जब हम छोटे थे तो हम 5 दफ़ा सोचते थे कि टीचर से ये बात करनी है, बॉस से ये बात करनी है, अम्मी अब्बू से करनी है, तो अपने जहन में स्क्रिप्ट बना रहे होते थे कि कौन से मौके पे जाके ये बात की जाए, दोस्त के घर जाना है तो इजाज़त कब ली जाए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब मुझे लगता है रोल रिवर्सल हो गया है। अब बेचारे पेरेंट्स सोच रहे होते हैं कि इसका मूड कब सही होगा तो मैं इससे ये बात कर सकता हूँ, चलो अभी ऑफिस से आए, अभी इनको नहीं छेड़ते, थोड़ा सा ये डीकम्प्रेस होके आएंगे तब बात करेंगे। आप ये नोटिस कर रहे हो? बिल्कुल ऐसा है। हम जब छोटे थे तो ऑब्वियसली हमें सोचना पड़ता था। हम इनफैक्ट अगर हम आज के बच्चों को देखें और हम अपने टाइम को कंपेयर करें तो हम अपने टाइम पर कभी, मैंने पर्सनली, हमने कभी अपनी पसंद से कभी शॉपिंग भी नहीं की थी। तो घर में अपनी पसंद से ड्रेसिंग करना, वो सब एक बहुत, मतलब सोच भी नहीं सकते थे हम वो चीज़ें। बट आजकल के हम जब बच्चों को देखते हैं तो पेरेंट्स की नहीं चल रही होती है, बच्चे कहते हैं हमें तो वही चीज़ चाहिए, और पेरेंट्स भी मजबूर हो जाते हैं कि यार लेना पड़ेगा हमें वही चीज़, हमें जैसे बच्चे कह रहे हैं कर लेते हैं। तो पेरेंट्स भी हैं वो यूज्ड टू हो गए बच्चों के साथ। यू थिंक वी हैव क्रिएटेड अ मॉन्स्टर? यानी हमारे ज़माने में हम ख्वाहिश का इजहार भी करते थे तो हमें पता होता था कि कंडीशन आ जाएगी। हमने कहा हमें साइकिल ले दें या फलानी जगह जाना है तो उस पर कंडीशन लग जाती थी, पहले फर्स्ट आओ, पहले फलाना काम करो। आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं? आजकल के बच्चों को हर चीज़ बहुत ईजिली प्रोवाइड हो जाती है। जस्ट लाइक मोबाइल है, हमारे टाइम पे हमें मोबाइल नहीं थे। हाँ। जब मोबाइल्स आए हमें परमिशन नहीं होती थी, अगर हमारे सामने भी है तो हम उसे ले सकें, क्योंकि हमारे पेरेंट्स चाहे नहीं है रूम में, लेकिन हमें वो एक डर होता था। आजकल के बच्चों में से लेकिन वो डर थोड़ा कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है। वो कहीं ना कहीं उस चीज़ों से बहुत दूर हो चुके हैं। लेकिन जो हमारे टाइम तक थी वो चीज़ें काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि हम कोई गलत कदम उठाने से पहले भी हम सोचते थे कि नहीं, हम उसके लिए हमें जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, जो पेरेंट्स चाहें कि यार बच्चों के अंदर ये पोलाइटनेस आए, ये समझदारी आए, वजह वो क्या करें? आजकल के मैंने कितने पेरेंट्स से सुना है, उनका सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम इनको बेस्ट स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, बेस्ट सोसाइटीज़ में सोशल इंटरेक्शंस इनको दे रहे हैं, लेकिन दे आर सो सोशली ऑकवर्ड कि घर में मेहमान आए तो पेरेंट को ही नज करके कहना पड़ता है बेटा जाके सलाम करो, साथ बैठो, कोई बातचीत करो। हाउ डिड इट कम टू अस सो नेचुरली? हमें गुफ्तगू का फ़न आता था, इनको क्यों नहीं आता? देखिए, बेस्ट स्कूल ही तो ख़राब कर रहे हैं सबसे ज़्यादा। अगर मैं देखूं तो जहाँ पे ऐसी स्कूलिंग है जहाँ किताबें के साथ साथ ऐसी एक्टिविटीज़ भी करा रहे हैं कि जो कि उनको बताते हैं कि तुम्हारे राइट्स बहुत ज़्यादा हैं,
ठीक है ना, और अगर वहाँ पे जो ट्रायंगल होता था, फैमिली पेशेंट बोल रहा हूँ, बच्चा और हमारा टीचर, ठीक है ना, वो एक हसीन ट्रायंगल होता था जिसमें 33% इक्वल होती थी, कोई भी राइट्स इक्वल लगता था कि बात कर सके। लेकिन अब वो जो है उसके अंदर पेरेंट को बाहर निकाल दिया है, और किसी हद तक टीचर वो जब पेरेंट से बात ही नहीं कर पाता कि कोई शिकायत भी लेके जानी है, कुछ भी करना है, तो वो पहले बच्चे से कहता है कि तुमने कोई मसला है तो तुम अपने पेरेंट्स को ये बताओ या ऐसी बात करो। तो जब बच्चा 3-4 साल का हो रहा होता है ना, मैं आपको बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट ये बात बता रहा हूँ कि माइंड सेट बन चुका होता है बच्चे का, वो जितना उसने इंटेक करनी होती है पहला, दूसरा, तीसरे साल में कर लेता है। अगर आप चाहते हैं, जिस तरह आपका सवाल था कि बच्चे को कैसे ट्रेन किया जाए, तो पहले 3 साल ही हैं करने कराने के, उसके बाद तो बच्चे ने आपको दिखाना है। जो टॉडलर वाली एज आ जाती है उसके बाद आप उसको बहुत ज़्यादा नहीं सिखा सकते। तो पहले 2-3 साल में आप मियाँ बीवी या माँ बाप वो काम करें जो आप चाहते हैं कि बच्चा देख के सीखे, प्लस आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका वर्बल कम्युनिकेशन और आपका एक्सेंट और द वे यू टॉक। सो वी आर अबाउट टू गो ऑन अ ब्रेक, लेकिन एक छोटा सा सवाल पहले कि कहा जाता है कि पहले 3 साल 2 साल जो बच्चे की ज़िंदगी के हैं, जो आपने कहा बहुत अहम है उसकी फाउंडेशन के लिए, हमारी जो मॉडर्न जेंटल पेरेंटिंग है वो तो कह रही है इसमें बच्चे को ना नहीं बोलना, इसको अगर आपने जोर से ना कहा तो ये ट्रॉमा में आ जाएगा। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, डू यू एग्री विद दिस? फिर वही जब 18 साल में ना सुनते हैं ना तो मेरे पास आते हैं। काफी वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। इस बात क्योंकि जब आप बच्चे को नो करते ही नहीं है, उसको शॉक एब्जॉर्बर्स उसके हैं ही नहीं, आप यस यस करते तब वो दुनिया में जाता है, यूनिवर्सिटीज़ में या उसको कोई रिलेशनशिप स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे उसको नो करने के बाद तो वो तो पागल हो जाता है। यानी उसको ना सुनने की आदत ही नहीं होती ना, उसको सिर्फ लेना आता है, अपनी बात मनवानी आती है, बात सुननी नहीं आती, एंड देयरफॉर दैट्स अ वेरी वेरी बिग गैप। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। पेरेंटिंग और बच्चों की बात हमने कर ली, नाउ लेट्स मूव इनटू द एडल्ट रिलेशनशिप्स के। आप कई लोगों को देखेंगे जिसको हम अक्सर अपनी ज़बान में कहते हैं कि जी हिपोक्रेसी भी है, मुनाफिकत भी है, अपने मतलब के लिए लोग मीठे होते हैं फिर उसके बाद वो बदल जाते हैं। इसको थोड़ा सा अनपैक करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। लाइफ हमें ये सिखाती है कि अल्फाज का बहुत सारा इस्तेमाल करना है। वैसे तो हम कम्युनिकेशन कहते रहते हैं ना, उसका एक डेंजर ये है कि लोग समझते हैं कि ज़्यादा बात करें, ज़्यादा खुलकर बात करें, लेक्चर दें तो अगले को आपकी बात समझ में आएगी। दैट्स नॉट ट्रू। ज़्यादा अल्फाज नहीं, मौसर अल्फाज का इस्तेमाल करें, मौका महल देकर इस्तेमाल करें, ताकि आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है आप उसको पा सकें। बचपन में हम सुनते होते थे और कई मूवीज़ में आपको दिखाया जाता था कि वो लव ट्रायंगल वाली जो स्टोरीज़ होती थी कि घर की बीवी और घर की ख़वातीन कहती रह जाती हैं, उनको वो रिस्पॉन्स आदमी से नहीं मिल रहा होता, जो बाहर के लोग अगर आके या कहीं बाहर उसका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए तो ही बिकम्स अ चेंज्ड पर्सन। वो पोलाइट भी हो जाता है, वो रोमांटिक भी हो जाता है, वो वक्त भी निकालने लगता है, वो फूल भी देने लगता है, लेकिन आपके साथ उसका रवैया बिल्कुल रूखा सूखा और बहुत मुख्तलिफ है। तो ऐसी ख़वातीन को हमने अपने जहन में विलन बना लिया और हमने कहा ये बुरी ख़वातीन होती है, पता नहीं क्या जादू टोने करती हैं कि इनकी बातें मान ली जाती हैं। बट लेट्स ट्राई एंड अनपैक दैट। देखिए, ह्यूमन नेचर, अगर आपके बहुत कुछ कहने के बाद भी आपकी कोई बात सुनी नहीं जा रही है और दूसरे की बिन कहे ही सारी ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं, तो देयर इज़ समथिंग दैट नीड्स टू बी लर्नड ओवर देयर। वजाहत मैं तो समझती हूँ कि ये तो स्कूल ऑफ लाइफ है, ये तो समझना चाहिए कि अगले बंदा, और ये मैं सिर्फ ख़वातीन की बात नहीं करी, मर्द हज़रात भी देखें। कुछ लोग कितना रोते हैं कि यार मैंने 5 साल 10 साल एक इदारे को दिए, मैं वहाँ पे काम करता, मेरी वो वक़्त नहीं है, बाहर से कंसल्टेंट लेके आए हैं तो उसको हम बहुत वैल्यू दे रहे हैं। तो कुछ लोगों की अल्फाज में इतना असर होता कैसे? पहला तो ये ना, ग्रास लुक ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है आपको वो लगता है कि ये काम किए, अगर वही जिसके पीछे आप दिन रात यही वाले काम कर रहे हैं कि जैसा जो हुक्म मलके आलिया वाला काम, हाँ। उसी को आप घर ले आते हैं तो 3 साल के बाद वही आपके लिए फारिग हो जाता है, और यही अदर साइड पे भी होता है। तो ये इंसान की साइकोलॉजी है कि जब तक चीज़ ज़रा फासले पे है उसकी कदर आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा नॉवेल्टी है उसकी। बिल्कुल, जहाँ पे आपको ये सेंस ऑफ कंट्रोल आ गया कि ये मेरी हो गई है, तो आप उसको साइड में रखते हैं, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई चीज़ हो, चाहे गैजेट हो, चाहे गाड़ी हो। मगर एक इसमें चीज़ है, यू नीड टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ। ठीक है, अच्छा ये तो वो हनीमून पीरियड वाली बात हो गई। हाँ जी। बट फॉर एग्जांपल इफ आई ब्रिंग द सेम थिंग टू परीसा, कुछ लोग कभी कन्फ्रंट नहीं करती ख़वातीन मर्दों को घर में, और वो प्यार से आराम से बात करती है, उनकी बात पूरी हो जाती है। दूसरी तरफ खातून चीख रही है, चिल्ला रही है, बेसिक खर्चे बता रही है कि भाई मैं अपने लिए नहीं मांग रही हूँ, दूध वाले को पैसे देने हैं, बच्चों की फ़ीस देनी है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। व्हाट इज़ आइदर डूइंग राइट और रॉन्ग? हो क्या रहा है तुम्हारे ख्याल में? आपको ना सामने वाले से को वही टॉकिंग टेक्निक,
आपको आनी चाहिए कि आप किस बंदे से कौन सी बात किस तरह से मनवा सकते हैं। अगर आप स्पेसिफिकली सिर्फ स्पाउसेस हस्बैंड की बात कर रही हैं इधर, तो एक हस्बैंड को अपनी वाइफ का पता होना चाहिए कि किस मूड को मैं कैश कर लूँ, और वाइफ को हस्बैंड का पता होना चाहिए किस मूड को मैं कैश कर लूँ। और उधर अगर आप एग्रेसिव हो रहे हो, आप नेगेटिव वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, तो सिर्फ और सिर्फ आप उस मूड को भी ख़राब कर रहे हो। जो चीज़ आपको चाहिए वो आपको मिलेगी नहीं, वो सिर्फ एक नेगेटिव मेमोरी बन जाएगी। आप कभी दफ़ा देखा है कि वो ख़वातीन फातिमा जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि अपने घर को, अपने घर वालों को, बच्चों को, हस्बैंड को कंट्रोल करती हैं, दे आर द स्वीटेस्ट वुमेन। यानी उनको कभी आपने गुस्सा करते हुए नहीं देखा होगा, चीखते चिल्लाते रोते बिसोरते नहीं देखा होगा। दे आर वेरी काम। इन दैट कामनेस अगर उनके पास ये स्ट्रेंथ या ये पावर है, तुम्हारे ख्याल में क्या चीज़ है, क्या चीज़ उनको समझ आती है जो बाकियों को नहीं समझ आ रही? आई गेस उन्हें पता है कि अगर हम चीखेंगे चिल्लाएंगे तो सिर्फ हम अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। yes. उससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। क्योंकि देखिए, अगर हम पर्सनली खुद भी देखें, अगर हमारे सामने दो लोग हैं, एक है जो हमारे सामने चीख चिल्ला रहा है और एक है जो हमसे बहुत पोलाइटली और नाइसली हमसे बात करे, हम नेचुरली हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अगर वो I'll give you a minute to catch your thing। एक कॉलर भी हमारे साथ है। कितनी प्यारी बात है इसने की कि आपका लहजा पोलाइटली ना, जैसे हम देखते हैं कि दवाई भी अगर कड़वी होती है तो उसको शुगर कोट किया जाता है ना, ताकि आप उसको एटलीस्ट इतना पैलेटेबल तो हो कि वो आपके गले से नीचे उतर सके। इसी तरह आपकी बातें भी थोड़ी बहुत शुगर कोटिंग, अगर आप हक पर हैं, अगर आपको प्रोफेशनली डील करना आता है, उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। इस पर मज़ीद जानेंगे, एक कॉलर से बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राशिद बोल रहा हूँ, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। राशिद साहब, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और बड़ी अच्छी ही गुफ्तगू हो रही है, और डॉक्टर साहब अभी बात कर रहे थे कि हमें कहते हैं कि असर्टिव हो जाएं और वो एग्रेसिव हो जाते हैं। एग्रेशन ज़रूरी है लेकिन व्हेन नीडेड। हमारा देखें, हमारा जो माशरा है ना, ओवरऑल बड़ा लाउड हो गया। अब बच्चे को अभी ये बहस भी हो रही थी कि कभी नो ना कहें, लेकिन नो अगर डायरेक्ट कहते हैं वो अपने लिए चैलेंज समझ लेता है। जो छोटा बच्चा, उसे अपने बिहेवियर से नो कहें, आप उसे ऑल्टरनेट दें, उससे ये कि उसका धारा मोड़ दें नो से अच्छी तरफ, तो फिर वो बेहतर थोड़ा सा प्रिटेंड करेगा और बेहतर अपना इसको संभालेगा। दूसरी बात ये है कि बच्चे का जो शुरू से बिहेवियर है, देखिए अगर हम कोई गीत सुन रहे होते हैं ना या सॉन्ग सुनते हैं तो कहते हैं यार कुछ साउंड्स गुड, कुछ मेलोडियस नहीं है, तो फिर इक्वलाइजर होता है, इक्वलाइजर हम उसमें सेट करते हैं, फिर बड़ी अच्छी आवाज आती है। बचपन में बच्चे का भी इक्वलाइजर बचपन में सेट होता है, मुआशरे से, टीचर से, जो हमारे वालिदैन हैं वो सेट। एब्सोल्युटली राइट। थोड़ी बड़ों की बात कर लेते हैं। मुझे बताएं कि पहले डिप्लोमेट्स के बारे में कहा जाता था कि दे विल नेवर से नो टू यू, एंड इन फैक्ट जब वो आपको कोई बात प्रपोज करेंगे, यू मे बी गोइंग टू हेल, आपको जहन्नुम का रास्ता दिखा रहे होंगे, बट यू विल सॉर्ट ऑफ लुक फॉरवर्ड टू गोइंग देयर। वो इतने अच्छे अंदाज में आपको कहते हैं। तो आपके ख्याल में हर एक इंसान में वो डिप्लोमेसी, वो सफारतकारी थोड़ी सी होनी चाहिए? होनी चाहिए, आप फॉर द टाइम बीइंग होनी चाहिए, लेकिन उस समझने की भी सलाहियत होनी चाहिए। देखिए बाज़ दफ़ा आप किसी रोड पे जा रहे हैं, वहाँ लिखा होता है कि रोड खराब है, मुतबादल रास्ता इख्तियार करें, उसके लिए माजूर खाएं, मुतबादल रास्ता इख्तियार करें, फिर अपने ट्रैक पे जरूर आए, नीचे ना रहें आप, अपनी मंजिल याद रखें कि ये मुतबादिल रास्ता आपको लेके वहाँ जाना चाहिए जहाँ आप जाना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया राशिद, वंडरफुल कॉन्वर्जेशन। मुझे ये बताएं, अभी जब मैं खुद सवाल कर रही थी तो फातिमा मेरे जहन में ये बात आ रही थी, सफारतकारी और मुनाफिकत में फ़र्क होना चाहिए। यानी देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन डिप्लोमेसी एंड हिपोक्रेसी, राइट? हम समझते हैं कि हिपोक्रेट जो होता है वो बस एक अच्छा डिप्लोमेट है। फ़र्क कैसे करें दोनों में? आई डोंट नो, मैं इस पे नहीं कह सकूँगी कुछ। हाँ, ओके। परीसा, आप क्या कहती हो कि लोग जो मीठी छुरी होते हैं, दरअसल वो अपने मकसद पे बड़े क्लियर है, जैसे इन्होंने कहा मुतबादिल रास्ता ले रहे हैं लेकिन उनको पता है उन्होंने कहाँ पहुँचना है। क्या ये मुनाफिकत नहीं है? ये भी मुनाफिकत है, बिल्कुल। आपने एट द एंड आपका अपना फ़ायदा हो रहा है इसमें। आप किसी और को नुकसान पहुँचा रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे अगर किसी से भी कोई चीज़ कहूँ विच इज़ बेनिफिटिंग मी, then it is diplomacy also and that is hypocrisy also. Yes. It is both. मुझे ऐसा लगता है डिप्लोमेसी और हिपोक्रेसी का जो बेसिक फ़र्क है ना, डिप्लोमेसी कोशिश करती है एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करने की, जिसमें आपका भी फ़ायदा है और एक अपना भी फ़ायदा है। हिपोक्रेसी का रूल नंबर 1 यही है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ आप अपना फ़ायदा देख रहे होते, दूसरा बेशक खड्डे में गिर जाए, उसका नुकसान ही क्यों ना हो जाए, यू डोंट केयर, आप सिर्फ उससे अपना फ़ायदा निकाल रहे हैं। तो इन दो उसूलों को अगर ज़िंदगी में लेके चलेंगे ना, ज़िंदगी बहुत आसान है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।
अच्छा, वैसे छोटे छोटे चेंजेस से चीज़ें बड़ी अच्छी निखर कर सामने आती हैं। आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, और मुझे पता है कुछ लोगों ने मुझे पर्सनली लिखा है कि भाई नहीं, हमें आदत थी, हम पिछले 7 सालों से वो टाइटल म्यूज़िक सुन रहे थे, वो अंडे वाली ग्राफिक्स देख रहे थे, आपकी कहाँ चला गया वो। मैंने कहा यार, ट्रेन को इन्जॉय करें, अब हमारे नए म्यूज़िक को इन्जॉय करें, नए कलर्स को इन्जॉय करें। आई पर्सनली हैव रियली लाइक्ड इट, सो प्लीज़ डू लेट अस नो व्हाट यू थिंक अबाउट इट। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, ये जो जलता रंग है ना, ये भी एक नॉवल्टी होती है। अगर आप इतने सालों से एक ही अंदाज से गुफ्तगू कर रहे हैं, एक ही तरह से दूसरों को बातें बता रहे हैं, दे नॉट रिस्पॉन्डिंग, तो ज़रा से चेंज इंपॉर्टेंट है। ये चेंज अपने ऊपर लाना भी बड़ा मुश्किल होता है। वजह ये बात आपसे शुरू करना चाहूँगी, आपने कहा ना हनीमून पीरियड ख़त्म हो गया, अब मियाँ बीवी एक सेटल स्टेज में, नैगिंग स्टेज में आ चुके हैं। वो कोई भी बात करती है तो वो आधी सुनता है, आधी नहीं सुनता। खातून को भी पता है कि ये अभी बड़बड़ बोल रहा है, तो चलो थोड़ी देर में इनको काम डाउन होने दो। क्या इसको डिसरप्ट करना ज़रूरी नहीं है ताकि रिलेशनशिप में कुछ जान आए, कुछ अच्छी शाइस्ता बातें हों, ज़िंदगी खूबसूरत हो, या इसी तरह लड़ते झगड़ते लोगों ने ज़िंदगी गुजारनी है? आजकल जो मैं देख रहा हूँ ना, वो इंडिविजुअलिटी जो है ना इंसान की, वो पूरी नहीं हो पाती, इसलिए वो कपल अच्छा नहीं लगता। अगर कोई भी लड़का या कोई भी लड़की 4-5 साल के बाद अपने हॉबीज़ या अपने छोटे मोटे काम कंटिन्यू करे, या उसके जो टाइम के साथ डिज़ायर्स हैं या ड्रीम्स हैं या छोटी छोटी बातें हैं, मैं ये नहीं कहता कि बहुत बड़ी बात ही को कंप्लीट हो, उसके छोटे छोटे टिक्स जो होते हैं हफ्ते के, कहीं कॉफ़ी पे जाना है, किसी फ्रेंड से मिलना है, कि घर पे काम है, अगर वो चलते रहेंगे ना तो उसके अंदर की डिज़ायर्स पूरी होती हैं, तो वो रिफ्लेक्ट करता है आपके चेहरे पे और आपकी कम्युनिकेशन के ऊपर। लेकिन जब नैगिंग स्टार्ट हो रही होती है तो नैगिंग इज जस्ट लाइक अ कारपेट ऑन द फ्लोर, कि आप उस कारपेट के ऊपर को साफ करते रहे, लेकिन नीचे क्या क्या पड़ा हुआ है आपको वो नहीं पता होता। नैगिंग के नीचे या इस तरह क्राई बेबीज़ जो लोग होते हैं, इनके नीचे बहुत डेप्थ में जाके पता चलता है कि ही इज़ नॉट हैप्पी हिमसेल्फ। अच्छा, वैसे मैं एक और आपके साथ मसला डिस्कस करना चाहती हूँ। बहुत सारी ख़वातीन हैं जो तहिया करती हैं, आपकी और हमारी गुफ्तगू से अभी इंस्पायर होके कहेंगी, यू नो व्हाट, मैं ना अब चिड़चिड़ी नहीं होंगी, मैं प्यार से बात करूँगी, मैं चाय लेके पहुँचूँगी। 5 मिनट की पॉलिश होती है, 5 मिनट लगते हैं ग्राउंड जीरो पे आने में और उसी तरह गुस्से में आने में। उनको कोई मशवरा नहीं है, वो अगर तब्दीली लाना चाहती हैं अपने अंदर, देयर पास सस्टेनेबल चेंज, क्या करें वो? कॉन्शियस एफर्ट होती है ना, CBT जिसको हम कहते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में कॉन्शियस एफर्ट जो होती है वो 90 डेज की होती है। 90 दिन एक चीज़ को जब आप सीखते हैं तो आप वो आर्टिफिशियल तरीके से करते जाते हैं, आप अपने दिमाग से काम करते हैं कि मैंने चाय का कप तमीज़ से रखना है, मुस्कुराना भी है, और फिर 5 सेकंड का पॉज लेना है, मुझे वेट करना है जब तक हस्बैंड खुद कुछ ना बोले। अब ये कॉन्शियस एफर्ट है, इसमें आपने 90 डेज 80 डेज जब आप करेंगे तो ये आपके सबकॉन्शियस सिस्टम में चला जाएगा। लेकिन 3 दिन होता क्या, इस तरह ये छोटी सी काम की बात, 3 दिन हम करते हैं और हम रिजल्ट के इंटाइटल हो जाते हैं। डॉक्टर साहब आपने बोला 4 दिन मैंने किया, कोई फायदा तो हुआ नहीं। 4 दिन प्यार से बात की, 4 दिन मैंने प्यार से बात की, जो तुम 4 साल से आंधी तूफान मचाया हुआ है, उसके कुछ तो टाइम लगेगा ना। हमारे पाकिस्तानी सिस्टम में वेट, पेशेंस और सब्र, ये तो कहीं पता नहीं फारिग ही हो गया, जो कि बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये दोनों साइड से होता है, मर्दों के लिए भी ये कहोगे? ऑब्वियसली मर्दों के लिए भी, आपने औरत की बात की तो मैंने की, लेकिन ये मर्दों की साइड भी होता है। मर्द भी, अगर मैं खुद ही अपने आप को देखूं, मैं दूर क्यों जाऊं? यानी अगर आपके पास कोई आता है एंगर मैनेजमेंट इश्यूज़ को देखे, या देखें, मैं हमेशा ये सवाल करना चाहती थी बजाज कि ऑफिस के अंदर इनको अपना टेम्पर कंट्रोल करना आता है, घर आके ये इतने दे बिकम दीज वाइल्ड बीस्ट कि यहाँ पे तो कोई कंट्रोल ही नहीं है। तो जब आप किसी ऐसे शख्स को मशवरा दे रहे हो कि नहीं यार अपनी एंगर मैनेजमेंट करो, घर वाले बच्चे सहमे रहते हैं, खातून रोती रहती है, पेरेंट्स तुमसे परेशान है, ये अच्छी बात नहीं है, तो वो भी यही करता है कि 3-4 दिन बेहतरी लाए, फिर उन्होंने कहा यार 5वें दिन यही लोग मुझे तंग करके वापस वहीं रहे, ये चाहते ही नहीं है मैं इम्प्रूव करूँ। सही बात। उसको क्या मशवरा दोगे? 2 बातें, एक तो बीवी तनख्वाह देना शुरू कर दे तो वो इंसान बन जाए पैसे में बड़ी ताकत है भाई, बहुत ताकत है। दूसरी बात ये कि दैट इज़ नॉट अ एंगर मैनेजमेंट स्टफ, दैट इज़ एंगर डिस्प्लेसमेंट। आप जब ऑफिस में होते हैं तो आप बहुत चीज़ों को अपने बैगेज में रखते हैं, आपको पता होता है कि आपकी तनख्वाह से जुड़ी हुई हर चीज़ है, आपके करियर से, तो जब आप वो एंगर को या कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट करके घर आते हैं तो आपका एक ड्रेनेज सिस्टम बन जाता है वहाँ पे। सही। और वहाँ से फुस करके जब एंगर निकलता है, विच इज़ वेरी डेंजरस। अगर वो आपकी बीवी पे निकल रहा है, आपके बच्चों पे निकल रहा है, तो आपको लगता है शायद मैं इंटाइटल्ड हूँ। लेकिन मैं ये बात लोगों को सिखाता हूँ कि ये एंगर को निकालने के लिए कोई बेहतर जगह चूज़ कर लो रेदर देन योर फैमिली। बिल्कुल सही। क्योंकि फैमिली में ये बात को एहसान जताते रहना कि मैं काम करके आया हूँ, मैं ट्रैफिक से आया हूँ, तुम्हें नहीं पता मैं बिजी था,
बीवी को सीधा कर देना चाहिए। अच्छा, इसकी फ्लिप साइड होती है जो उनका वाला, मैं बीवी वाला स्क्रिप्ट बताती हूँ। परीसा, उस पर बीवी का स्क्रिप्ट ये होता है, वो पलट कर कहती है तुमने किया ही क्या है अगर तुम काम कर रहे हो तो तुम अपने लिए कर रहे हो, तुमने मुझे कौन सा महलों में रख दिया, क्या दे दिया, तुमने किया ही क्या। तो वहाँ पे वो सारी जो परफॉर्मेंस होती है ना वो जीरो हो जाती है, आपके ईगो के ऊपर ना ऐसी टपाक करके एक चपेट पड़ती है। क्या करना चाहिए खवातीन को? ये वी ऑल नो दीज कॉन्वर्सेशंस, ये आज मुझे अच्छा लगा, दोनों साइड खेल रही है ना, दोनों तरह से बताना चाहिए ना। अब ये खवातीन जो जुमला कहती हैं, जो उनको पता है कि ये जाके ना टारगेट पे इसने लगना है, तुमने किया ही किया है, तुम हो क्या, तो इसका जवाब क्या होना चाहिए? नहीं, आई थिंक ये जुमला ही नहीं होना चाहिए। आप सिर्फ अपने रिलेशनशिप को ऐसे जुमलों के साथ, इतने नेगेटिव वर्ड्स के साथ, सामने वाले की पूरी मेहनत आपसे मतलब आप जीरो कर दो। आइदर वेज, इफ इट्स हस्बैंड सेइंग दैट कि तुमने पूरे दिन किया क्या है, या वाइफ सेइंग दिस कि आपने किया ही क्या है, ये आप, दिस इज लाइक आप सामने वाले को कह रहे हो कि यू मीन नथिंग टू मी, योर एफर्ट्स मीन नथिंग टू मी। एब्सोल्युटली। एंड वो फिर एक बहुत ही आई थिंक एक हार्मफुल चीज है आपके रिलेशनशिप के लिए। कैन यू कम बैक फ्रॉम दीज स्टेटमेंट्स? मेरा कहने का मतलब है कि चलें गुस्से में, जज्बात में अगर मुंह से ये बातें निकल भी जाएं, रीबिल्ड कैसे करें ये भी बताएं लोगों को। इट टेक्स टाइम। अगर आपने किसी को कुछ अल्फाज ऐसे कह दिए हैं जो उसको बहुत अफेक्ट किया, इट डिपेंड्स कि वो कितने जल्दी उससे हील हो सकता है, कितने जल्दी वो उसको ओवरकम कर सकता है। आई पर्सनली, इफ यू आस्क मी, आई थिंक वर्ड्स दे स्टे विद मी। मुझे तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट ओवर वर्ड्स कि ये मुझे फला चीज़, बिकॉज किसी ने गुस्से में भी कही, आई टेक टाइम, बट देयर पीपल हु गेट फाइन लाइक दिस, इट डजंट मैटर टू देम। उनके अल्फाज यहाँ आके ज़मीन पे गिर जाते हैं, उनको नहीं फ़र्क पड़ता। मुझे लगता है कि इट डिपेंड्स फातिमा कि आप कितना ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड हैं उस इंसान के साथ। अगर आपको कोई सड़क पे कोई कुछ कह देगा, या जिसको आप बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देते अपनी ज़िंदगी में, या जज्बाती लगाव आपका नहीं है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आपकी बहन, भाई, आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे, आपका पार्टनर आपको कुछ कहता है तो उसकी चोट बहुत ज़्यादा होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब जो शख्स हमारे बहुत ज़्यादा दिल के करीब होगा, हमें उसकी कोई भी अगर वो कोई छोटी सी इन्वेस्टमेंट भी अगर वो हम पर करेगा तो ऑब्वियसली उससे हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और अगर वो थोड़ा सा कुछ रूड बिहेव करेगा या कुछ करेगा तो वो भी हमें लगेगा, क्योंकि हमें उनके बिहेवियर से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अच्छा, सिंस यू वर्क इन द फील्ड ऑफ एक्टिंग, यहाँ पे लोग ऑन कैमरा भी और ऑफ कैमरा भी बड़ी अच्छी एक्टिंग कर रहे होते हैं। जो बेचारे न्यू कमर्स होते हैं ना, तो अक्सर ये कहते हैं यार मुझसे तो पूरा वादा किया था कि अगले सीरियल में मेरा रोल भी है और मैं तो बड़ी अच्छी एक्टर हूँ, लेकिन मेरे पलटते ही वो रोल भी किसी और को चला गया और लोगों को बदलते हुए मैंने देखा है। आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस, या अगर पर्सनल ना भी हो तो लोगों को ऑब्जर्व किया ये करते हुए? बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन उसकी चीज़ ये भी है कि ऑब्वियसली देखिए हमारी फील्ड बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन अब लोग हैं, क्योंकि सोशल मीडिया ने इतना ज़्यादा कॉमन कर दिया इस चीज़ को, तो ऑब्वियसली अब जब हम उनको याद नहीं रहता। लेकिन हाँ, कुछ लोग होते हैं कि अभी हम उनके साथ जैसे लाइक अभी कोई सीरियल कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, अब वो आपसे वादा करेंगे कि ओके, क्योंकि अभी उन्हें आपसे अपना काम निकलवाना है। अभी अगर वो आपको मना कर देंगे, पेमेंट्स में भी ये होता है। एग्जैक्टली, है ना, पेमेंट्स दे देंगे, कर लेंगे, और फिर तभी ये मीडिया से रिलेटेड जितनी फील्ड्स है ना उसको माया नगरी कहा जाता है। बजात यू आल्सो हैव एक्सपीरियंस, यू हैव आल्सो एक्टेड। क्या बहुत ज़्यादा है कि जो चेहरे पे, यानी लोग कहते हैं कि दोस्ती और कोवर्कर्स को अब आप हर फील्ड में मिक्स ना करें, ना इमेजिन करें कि लोग अगर आपके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, आपके टीम मेंबर्स हैं, तो वो आपसे मुखलिस हैं या आपके दोस्त हैं, वहाँ दोस्तियाँ ना करें, वहाँ सिर्फ काम करें। आप भी यही सलाह देते हैं? देखिए, मैंने तो 3 ड्रामे किए, तीनों दोस्तों ने ऑफर किए, दो ने पैसे नहीं दिए। या अल्लाह। एक ने मुझे दे दिए, बड़े अच्छे थे, वो नाम उनका ले ही लेता हूँ। वो दोस्त नहीं होंगे ना? हाँ, वो दूर दूर के दोस्त थे, लेकिन जो मेरे पक्के दोस्त थे, जिन्होंने मुझे रात को वीकेंड पे बैठे बैठे ऑफर की कि चल जा वजह, तुम बस अच्छा रोल है, उन दोनों ने आज तक पैसे नहीं दिए और बोला है कि तुम्हें पैसों की क्या ज़रूरत है। भाई क्यों ज़रूरत नहीं है, और मैं मांग भी नहीं सका एक हद तक। तो ये हिपोक्रेसी बहुत है कि जब आप किसी से काम लेते हैं तो आपको पेमेंट या पैसों की अगर जो बात है वो करें, और उस वक्त इन्होंने बिल्कुल सही बोला, जब तक वो चल रहा होता है तो उस वक्त वो बिल्कुल इस कंधे पे बिठा के रखते हैं, आपके मूड को लिफ्ट करके रखते हैं, क्योंकि 4 एपिसोड्स हो चुके होते हैं। अब आपको माइनस नहीं किया जा सकता, आपके किरदार की फेस सर्जरी नहीं हो सकती। एग्जैक्टली। लेकिन जैसे वो जाते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारा शोबिस एक टैलेंट के जितना हमारा टैलेंट है उसके मुताबिक वो रेड लाइट को इसलिए नहीं छू रहा कि बीच में 2 नंबरियाँ ख़त्म नहीं हो रही हैं।
हिपोक्रेसी ख़त्म नहीं हो रही। जिस दिन ये ख़त्म हो गया ना तो हमारे टैलेंट मजीद है जो ऊपर जा सकता है। डील कैसे करें इससे? क्योंकि देखो एक ऐसा एक्टर जो बेचारा सेंसिटिव भी है, जिसने स्क्रीन पे परफॉर्म भी करना है, पीछे उसकी यही बातें चल रही हैं कि यार पेमेंट नहीं हुई है, लेकिन अपने किरदार में भी रहना है, किरदार को खूबसूरती से अदा भी करना है, क्या मशवरा देते हो? अपनी मेंटल वेलबींग को कैसे एक्टर्स और तमाम ही प्रोफेशनल्स कैसे बचा कर चलें? बहुत मुश्किल है एक्टिंग में लड़कों का अपने आप को अफोर्ड कर लेना और उसके बाद अपने आप को अपग्रेड रखना, दुनिया को दिखा के रखना। एक जंग है ये लड़कों की। मैं आपको बताऊं, ये लड़के बड़े पेशेंट बन गए जो नए लड़के हैं, क्योंकि उनको हमेशा कुछ ना कुछ पैसा चाहिए घर चलाने के लिए। तो मैं यही बोलूँगा कि आप कोई और साथ काम करते रहें, आप मीडिया पे इत्तेफा करें और साथ कोई ना कोई अपने लिए बहुत छोटा-मोटा सारे इंटरेस्ट रखें ताकि आपके पास भी डाइवर्सिटी हो, एक चीज़ को आप दिल पे ना लगाएं, डिप्रेशन में ना जाएं। बट दिस अप्लाइज टू एवरीबडी एंड एवरी प्रोफेशन। बहुत शुक्रिया परीसा, फातिमा एंड वजाहत। इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। इससे अगर आपने कुछ सीखा है और आपके लिए कोई आहा मोमेंट था तो मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।